शिवसेना का सीएम हमला, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को शिवसेना ने आईसीयू का मरीज कहा। ये बात पार्टी के मुखपत्र सामना में कही गई है। सीएम पद को लेकर भाजपा शिवसेना में टकराव, सीट बंटवारे, यूटी में भारी मतभेद, गठबंधन टूटने की कगार पर। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार ने की शाहरुख के बंगले की शिकायत, मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे को लिखा पत्र। पीएम मोदी ने घाटी के लोगों के साथ एकजुटता की बात कही, प्रशंसकों से अपना जन्मदिन नहीं मनाने की अपील। और इसके साथ ही सोमदेव ने भारत को दिलाई बराबरी, डेकिस कप के बने योद्धा। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज गोरेगांव में शिवसेना के विजन डॉक्यूमेंट 3 को जनता के सामने पेश किया है। इस अवसर पर आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा शिवसेना की युति 25 सालों से चली आ रही है, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बढ़ा तो फैसला इस पार या उस पार का होगा, लेकिन हम युति को तोड़ना नहीं चाहते हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है, जल्द ही उस पर फैसला होगा। भाजपा 135 सीटें उनको देना संभव नहीं है, ऐसी बात भी उद्धव ठाकरे ने कही है। परवा माझ्या मुलाखतीत सांगितलं की प्रत्येकाला मर्यादा असतात। ठीक आहे, तुम्ही तुमची मागणी, तुमची इच्छा सांगितली, शक्य होईल की न होईल हे मी सांगितलेलं आहे। आता सगळं काही चांगलं दिसत असताना उगाच ओढाताणी कोणी करू नये ही माझी प्रामाणिक इच्छा है। देखो 25 साल से युति चलती आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पार या उस पार, लेकिन आज तक तो इस पार ही रहा है, उस पार हुआ नहीं है। महायुतीला म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला पर्याय असतो। त्यांनी जो काय फॉर्म्युला दिलेला आहे त्याला जेवढं शक्य आहे तेवढं मी त्याला सांगितलं की बाबा ह्याच्या। महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार हलचल से तेज हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शिवसेना और भाजपा में सीटों को लेकर भारी मतभेद का बात जो है सामने आया है। लोकसभा चुनाव में जीत का सहरा भाजपा अकेले मोदी के सर बांधकर खूब खुश थी। शिवसेना इस बात को अब विधानसभा में भाजपा को पहले ही याद दिलाने पर अड़ गई है। शिवसेना इस बार भाजपा को ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में नहीं देना चाहती है, जबकि बीजेपी नेता 144 सीट नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भारी बहुमत तो मिला, मगर इस जीत का सारा श्रेय शिवसेना को दरकिनार कर मोदी सरकार ने अकेले ही ले लिया और तभी से गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई। मगर अब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव तिथि की घोषणा हो जाने के बाद आलम यह है कि भाजपा और शिवसेना में सीटों को लेकर खींचतान फिर से बढ़ गई है। अपनी सहयोगी पार्टी को नसीहत देते हुए ज्यादा लालच करने से रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसी टिप्पणी करना शिवसेना नहीं भूली। साथ ही गठबंधन के सहयोगियों को जीत का सपना जरूर देखना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा सीटों का लालच छोड़ना होगा, ऐसी टिप्पणी भी उन्होंने की। जो बात मैं कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में लहर चली क्या, तमिलनाडु में लहर चली, नवीन पटनायक जी के यहाँ लहर चली, पंजाब में लहर चली, बाकी जगह लहर नहीं चल रही है, महाराष्ट्र चली, यूपी में चली, तो वो भी एक है ना, साथी कौन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लहर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर हम बदनाम होते तो लहर यहाँ भी इतनी चलती। उद्धव ने भाजपा की ओर साफ इशारा करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन 25 साल पुराना है, लेकिन बीजेपी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीट बंटवारे के गणित के अनुसार जो सीटें शिवसेना नहीं लड़ेगी वो भाजपा को दी जाएगी। दूसरी तरफ ऐसी भी धारणा दिखाई दे रही है, यदि चुनाव के बाद शिवसेना, भाजपा और साथी दलों के महागठबंधन की सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री केवल और केवल शिवसेना का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज, मुंबई। चौहान पर
पर कटाक्ष करते हुए उन्हें आईसीयू का मरीज बताया है। इस प्रकार की खबर पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हुई है। संपादकीय में कहा गया है कि सोनिया के रहमो करम के चलते इन्हें सीएम बनाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है और हाल ही में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने आगामी विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान किया है और इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ठीक 5 महीनों पहले पूरा देश लोकसभा चुनाव के रंग में रंग चुका था और अब बारी है अगले महीने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में रंग जाने की। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म होने जा रहा है और महाराष्ट्र के लिए 20 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में मतदान की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। मतगणना की तिथि 19 अक्टूबर ये होगी। साथ ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर होगी और नाम वापस लेने की तारीख 1 अक्टूबर होगी। महाराष्ट्र की 228 विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। राज्यों में मतदाता सूची बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और महाराष्ट्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। मजे की बात तो यह है कि इस ऐलान के बाद राजनीतिक दलों में हलचलें शुरू हो चुकी हैं। दल बदली तो पहले से ही शुरू है, मगर अब उसमें तेजी आनी शुरू हो गई है और अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई आपदा को लेकर पूरे देशवासियों में एकजुटता दिखाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर पीएम ने कश्मीर त्रासदी को ध्यान में रखकर अपने चाहने वालों से उनके जन्मदिन का जश्न नहीं मनाने की अपील की है। बीजेपी ने अभिनेता शाहरुख खान के बंगले में बने रैंप की शिकायत मुंबई मनपा में की है। बांद्रा स्थित शाहरुख के मन्नत बंगले में वैनिटी बस खड़ी करने के लिए मंच जैसा 2 फुट ऊंचा रैंप बनाया गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने इस मुद्दे पर बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे को पत्र भी लिखा है। शेलार के अनुसार शाहरुख के बंगले के बगल से जो 9.15 मीटर चौड़ी सीमेंट की सड़क माउंट मैरी की तरफ जाती है, उसकी चौड़ाई घटकर 6.15 मीटर रह गई है। आपको बता दें कि शाहरुख अपने व्यक्तिगत वाहनों को खड़ा करने के लिए जो रैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आने जाने वालों को भी काफी परेशानी हो रही है। सोमदेव ने भारत को डेविस कप में बराबरी का दर्जा दिलाकर एक महान योद्धा का काम किया है। हज यात्रियों का पहला जत्था मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रवाना हुआ, जहां पर महाराष्ट्र के पालक मंत्री नसीम खान ने हाजियों के लिए सुखद हज की कामना के साथ यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई सुविधाओं की जानकारी दी। तरह से उनके लिए आसानी पैदा की गई है, हर चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी गई है, चाहे मराठवाड़ा के हाजी हों, चाहे विदर्भ के हों या मुंबई के जरिए जाने वाले लोग हों। पहली फ्लाइट महाराष्ट्र के हाजियों की 7-8 दिन पहले यहाँ पर औरंगाबाद से शुरू हुई है
दूसरी फ्लाइट आज मुंबई से हो रही है, आने वाले दिनों में विदर्भा से नागपुर से शुरू तीसरी फ्लाइट जाएगी, इस तरह से रेगुलर जाएगी। और तीनों जो एम्बार्केशन पॉइंट हैं उसके ऊपर स्टेट हज कमेटी के लोगों को पूरी तरह से निगरानी करने की हिदायत दी गई है। हमारे स्टेट हज कमेटी के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी मेंबर नए मुंतखब हुए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं नए, उनको पूरी तरह से रखी गई है। मैं खुद निगरानी रख रहा हूँ। महाराष्ट्र के हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, इनकी देखरेख में मुंबई से आज ये पहला जत्था जो हमारा रवाना हो रहा है। मैं सबसे पहले सभी हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे हाथ से कोई गलत काम नहीं होने पाए, इसके लिए वो दुआ करें। जैसे हमारे नसीम खान साहब ने बताया और यहाँ की इंतजामात मैं देख रहा हूँ, हमारे भाईजान जो इब्राहिम भाईजान हैं, हमेशा हर साल जब यात्रा करने के लोग जाते हैं, हज यात्री जाते हैं, तो उनकी खिदमत में हमेशा यहाँ लगे। मुंबई में मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आपको बता दें कि पिरामिड पद्धति से अलग अलग स्कीम चलाकर मेगाफाइन कंपनी के निर्देशकों ने निवेशकों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन जो मुनाफे की रकम कंपनी ने निवेशकों को देने का वादा किया था, उन वादों की कसौटी पर कंपनी खरी नहीं उतर पाई। और अब आलम यह है कि परेशान होकर बड़ी संख्या में निवेशक पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा। स्कीम चलाकर पहले दिया लोगों को बड़े मुनाफे का लालच, उसके बाद लूट ली निवेशकों के खून पसीने की कमाई। गोरेगांव पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मेगाफाइन कंपनी, जी हां, एक ऐसी कंपनी जो वेबसाइट और अन्य जगहों पर मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। मेगाफाइन एग्रो कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पर यदि नजर डालें तो कंपनी कई प्रकार के व्यवसाय में अपने आप को अग्रणी बताती है। और यदि निवेशकों पर गौर करें तो कंपनी के अच्छे मुनाफे के साथ लोगों को मूलधन की रकम यानी दुगने के आसपास देने का वादा किया गया था, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी किसी भी निवेशक का पैसा नहीं लौटा रही। मेरा नाम नाजिमा खान है और हमने 30 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया है। हमने हमारा घर मॉर्गेज करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। हमें घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो हमने सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आई है जो वेबसाइट रजिस्टर्ड थी, उसकी वजह से हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। और जब भी हमको बताया गया था कि एग्रो फार्मिंग है और इस्लामिक वे से हमको प्रॉफिट दिया जा रहा था, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। आज उन्होंने हमें 6 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं दिया है। हमारे घर में बैंक रिकवरी वाले आ रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है। जी, मैंने भी इन्वेस्ट किया है। मेरे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट है, जिसका मतलब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी है ना, वो रिटायर हो गए, तो उनकी जो आया था उनको पीएफ, तो हम लोगों ने वो इन्वेस्ट किया उसमें। अब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी को हाई डायबिटीज़ है और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है हमको, जिसकी वजह से वो आंखों में पर्दा आ चुका है। और मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने यही कहा, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। कंपनी द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने के बाद जब निवेशकों ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो वे मेगाफाइन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सीधे पहुंचे मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जहां पुलिस ने एक एक कर तमाम निवेशकों की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया? हम लोगों को इंडिविजुअल एप्लीकेशन लाके सबमिट करने बोला है, स्टेटमेंट के लिए बाद में बुलाएंगे करके बोला है। हर कोई जालना और पूना से कोई आता है पैसा मांगने के लिए, उसको ये लाफा मारता है। उसका नाम है सिराज और एक मुनाफ पटेल जो है, और वो रहता है मीरा रोड में। और जब गरीब लोग ने पैसा लगाया है तो उसे देना इसका काम है। और ये औरत जो शान फातिमा जो इसकी पार्टनर है, ये रमजान के अंदर यहाँ से निकल गई, लोगों को बोली कि सहारनपुर में मैं 8 करोड़ रुपए दिलाती हूँ। 8 करोड़ तो छोड़ो, उसने 8 रुपए नहीं दी, वहाँ जाकर सामान निकालने का बंदोबस्त कर दी उसने। जब भी इसके पास पूछेंगे तो बोलता है शरद पवार मेरे घर में आता है, आर पटेल घर में आता है। क्यों आर पटेल को खाना नहीं मिलता है? शरद पवार के घर में खाना नहीं है? ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को ठग देता है, क्यों देता है? इसका वजह क्या है? ये लोगों का कई 100 करोड़ों का फ्रॉड किया है। आपको मैं दर्शकों को बता देता हूं कि ये मणियार नाम का जो आदमी मेगाफाइन कंपनी चला रहा है, उसको जरूर किसी न किसी बड़े आदमी के से है, जिसके ऊपर उसने 300 करोड़ से बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला सिर्फ मुंबई का है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये घोटाला 1000 करोड़ का भी हो सकता है। और ये घोटाला PACL और सहारा की तर्ज पे किया गया है, चिटफंड कंपनी के नाम पे। और आज इनको सभी लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख के, पैसा गिरवी रख के कंपनी में पैसा भरा,
लेकिन इनको कोई पैसा नहीं, इनको कोरे भर भर के चेक दिए जा रहे हैं और सारे चेक बाउंस हो जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी जो कार्रवाई की, लेकिन पुलिस स्टेशन में इनको उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अभी इनकी गुजारिश है कि ये मामला किसी भी तरह से इकोनॉमिक विंग्स में ट्रांसफर होवे और इनकी गिरफ्तारी करे। जितने भी डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पब्लिक के पैसे वापस मिलने चाहिए। लेमन न्यूज़ के लिए मुंबई से कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव। नांदेड़ जिला में पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हो गया है। किनवट पंचायत समिति में सभापति और उपसभापति दोनों पदों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है, जबकि हदगांव माहौर पंचायत समिति का सभापति पद पर शिवसेना का उम्मीदवार विजयी हुआ है। सभापती आणि उपसभापतीची निवड झाल्यामुळे एक आनंद वाटेल। स्वर्गीय बाळासाहेबजी ठाकरे यांनी राखलेला महिला विषयीचा धोरण आणि आज एक सामान्य कुटुंबातली बाई आज एवढ्या महान पदावर विराजमान होतात त्याबद्दल त्या मंगळवासियांचा, शिवसेनेचं ज्यांनी जीवाचं रान करून निवडून आणलेले आहेत कार्यकर्ते आदरणीय रामदादांचं मी या ठिकाणी जाहीर अभिनंदन करतो। ज्यांनी ह्या मावशीला निवडून आला, आज एवढ्या पदापर्यंत पोहोचलं, याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा शिवसेनेत आणि कार्यकर्त्याचा आहे, त्याबद्दल काही दुमत नाही। स्वाभिमान वाटतो। आमदार साहेबांनी मला आज ओपन जागा उपसभापतीची असून सुद्धा मला दलित महिला असून काँग्रेस पक्षानं मला आज उपसभापतीचं पद दिलं आणि आमदार साहेबांचं अभिनंदन करतो। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। ब्रेक के बाद आप सभी का बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में लव जिहाद और गरबा आयोजन पर विवादास्पद बयान देने वाले वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया से हमारी टीम ने की कुछ खास बातचीत। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता प्रवीण भाई तोगड़िया। आइए उनसे जानते हैं देश में मौजूदा जो हलचल चल रही है उसके बारे में। प्रवीण भाई, आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात आज आप दौरे पर हैं, क्या विशेष औचित्य था आज का? 1964 में जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, तो इस जन्माष्टमी 50 वर्ष पूर्ण हो गए। यह 50 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद का काम अलग अलग प्रकार से भारत में लगभग 2 लाख प्रकार की गतिविधियां है और भारत के बाहर दुनिया के सैकड़ों देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा हुआ है। तो फिर से हम एक संकल्प करोड़ों हिंदुओं को करवाने जा रहे हैं। संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समरस हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू। और यह संकल्प के साथ करोड़ लोग खड़े हो और यह देश में कोई हिंदू भूखा न रहे, शिक्षा विहीन न रहे, स्वास्थ्य विहीन न रहे, रोजगार नौकरी विहीन न रहे और कोई हिंदू असुरक्षित न बने और देश में कहीं छुआछूत बचे नहीं,
वह संकल्प के साथ हम अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही अगर देश के मौजूदा हालातों की बात करें तो इन दिनों एक काफी चर्चित शब्द जो है लव जिहाद चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लव और जिहाद दोनों शब्द भिन्न हैं। जिहाद गैर मुस्लिमों के विरुद्ध किया जा रहा युद्ध है और प्यार है। दुर्भाग्य से कुछ इस्लाम के लोगों ने प्यार को जिहाद का एक वेपन बना दिया है। आप कहेंगे कि क्या किसी मुसलमान को अन्य मजहब की लड़की से प्यार करने का अधिकार नहीं है? जो सही अर्थ में कोई हुसैन सुमित्रा से प्यार करता तो हिंदुस्तान में एक नमूना बताओ, किसी हुसैन ने प्यार के कारण इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू बन गया है? ऐसा उदाहरण तो नहीं है। और देश में सिविल मैरिज की व्यवस्था है, तो हिंदू लड़की से विवाह करने के बाद मुसलमान वो लड़की को हिंदू धर्म का पालन करने दे, तब तो लगता है कि सम्मान करता है। पर सविता शाहबानू बन रही है तो लगता है ये प्यार नहीं है, यह जनसंख्या बढ़ाने की जिहाद है। और हमारी बहन बेटियों को मुगलों के समय में भी निशाना बनाया जाता था, आज बना रहा है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी किसी घटना का मुंहतोड़ उत्तर देगी और किसी भी परिवार की बहन बेटी पर हाथ डाला तो सभी जाति के हिंदू खड़े होकर हिंदू महापंचायत खड़ी करके हर जगह हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करेगी। गुजरात में अभी गरबा आने वाले हैं, इस दौरान चर्चा हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद जो है गरबा पंडाल में मुस्लिम युवकों को प्रवेश ना मिले, ऐसी कुछ योजना चला रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप कुछ? बिल्कुल सच है। हमारा सभी गरबा मंडली, गरबा उत्सव, पार्टी प्लॉट के आयोजकों को आह्वान है कि एक भी मुसलमान युवक को वहां प्रवेश न दिया जाए। कैसे ये सुनिश्चित करेंगे? युवकों का आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र देखा जाए। आप कहेंगे कि मुसलमानों को गरबा में आने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कहता है कि मुसलमानों को गरबा में पांव रखने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मक्का में जाने का हिंदुओं को अधिकार है? नहीं दिया है। तो गरबा या दुर्गा मैया, अंबा माता की उपासना का स्थान है और दुर्गा मैया का मंदिर तोड़ने वाले मुसलमान को, गौमांस खाने वाले मुसलमान को दुर्गा माता के नजदीक पांव रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई मुसलमान गरबा के नजदीक भी न आए और इसलिए हर एक गरबा में युवकों की बजरंग दल की एक सुरक्षा टुकड़ी बनाई जाए और कोई आने का साहस करे तो उनकी स्वागत की भरपूर व्यवस्था की जाए। एक तरफ लव जिहाद को लेकर आप लोग काफी तैयारी करें, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कल बताया कि लव जिहाद जैसा शब्द से वो अनभिज्ञ हैं, उनकी जानकारी में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा उनको कोई सूत्रों ने बताया नहीं। इस पर आपका क्या? मैं राजनाथ सिंह का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, इसलिए राजनाथ सिंह को पूछो। मुझे जो कहना था मैं कह दिया। धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ कहना था कि लव जिहाद से निपटने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर करने में जुट चुका है और आने वाले दिनों में अगर ये जो तथाकथित लव जिहाद जिस तरीके से चल रहा है खत्म नहीं हुआ तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन नीरव राज्यगुरु के साथ मनोज शर्मा, चैनल 1 राजकोट। कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पहली बार गुजरात लौटे वजूभाई वाला का कल राजकोट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान वजूभाई काफी भावुक नजर आए। હું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનો સ્વયંસેવક છું। હું શેરીમાં રખડતો એક છોકરો હતો, એમાંથી હું શાખાએ ગયો। શાખામાં જવાથી એમાંથી જે સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા એમાં રેગ્યુલરલી હું ભણવા લાગ્યો। ભણવાની સાથોસાથ પાર્ટીનું કામ પણ ત્યાર પછી કરવા લાગ્યો। પરંતુ હું એટલું કહીશ કે હું કોઈ જનસંઘ વાળો નથી, હું ભાજપ વાળો નથી, પણ હું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનો સ્વયંસેવક છું અને ભવિષ્યમાં પણ।
गुजरात में स्कूली बच्चों से साफ सफाई कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल जहां छात्रों को हर प्रकार की सुविधाएं देने की बात करती हैं, वहीं उन्हीं के राज्य में स्कूली बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्कूल में उनसे साफ सफाई काम कराने की बात सामने आई है। इस बारे में जब स्कूल के शिक्षकों से बातचीत कर छात्रों से काम कराने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल अलग है। स्कूल को मैं परिपत्र कर रहा हूँ और बाद में मेरे स्कूल के मैं विजिट लेता हूँ और सभी शिक्षकों और आचार्य को सूचना भी दिया है कि सभी शाला को अच्छी सफाई करें, अच्छी तरह है ना पानी का है ना व्यवस्था हो, अच्छी तरह मैदान की हो, अच्छी तरह रूम की व्यवस्था हो। आ सभी सूचना मैंने सभी आचार्य और शिक्षक को दे दिया है और परिपत्र भी कर दिया है। स्टूडेंट के पास सफाई करने का कोई है ही नहीं, परिपत्र हमने किया ही नहीं है। स्टूडेंट के पास सफाई करने का ही नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि एक तरफ जहां गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल जहां एक तरफ छात्रों को हर प्रकार की सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के राज्य में स्कूली बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे ही साफ सफाई का काम आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों से सफाई कराने का काम करवाया जा रहा है। उनसे स्कूल की सभी साफ सफाई का जो जितना काम होता है, सारी सुविधाएं देने की बजाय उन बच्चों से, छोटे बच्चों से इस प्रकार का काम कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।